नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक में से रीढ़ की हड्डी ये एकांकी आज पढ़ने वाले हैं, जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। तो परिचय देखने के पहले हम देखना चाहेंगे कि रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या आता है। रीढ़ की हड्डी का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का एक अविभाज्य हिस्सा होता है, जो हमें सक्षम पद्धति से समाज में खड़े रहने की ताकत देता है। तो ये इसमें वही बात बताई गई है कि हमारी अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो हम समाज में आत्मनिर्भरता से रह सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें एक लड़की की कहानी बताई गई है जिसका नाम उमा है, और किस पद्धति से वह आत्मनिर्भर होकर समाज को जागरूक करने का वो प्रयत्न करती है। तो चलिए देखते हैं इसका आगे का भाग। तो वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है। समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियाँ पूर्णतः दूर नहीं हुई है। मतलब आज हम देखेंगे तो हम 21वीं सदी में आज पहुंच चुके हैं। बहुत परिवर्तन आ चुका है। आज पुरुषों के साथ स्त्रियों को समान स्थान मिला है, आरक्षण भी समान मिला है। पुरुषों के साथ स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर आज समाज में काम कर रही है। उनका अच्छा उत्थान हो चुका है, लेकिन आज भी सामाजिक कुरीतियाँ कई हमें नज़र आती है, जिसके वजह से आज भी स्त्रियों को मतलब देखने का जो नज़रिया है वह उतना अच्छा नहीं है। नारी शोषण आज भी हमारे समाज का ज्वलन समस्या है। आज हम देखेंगे कि नारी के ऊपर कई तरीके के अत्याचार किए जाते हैं, वो एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। आज भी नारी मतलब पूरे आज़ादी के साथ कहीं जा नहीं सकती है, घूम नहीं सकती है। उसे हमेशा एक प्रकार का डर लगा हुआ रहता है। कितनी भी पढ़ी लिखी वह सक्षम नारी हो, पुरुष उसे हीन ही समझता है। मतलब पुरुष खुद को इतना बड़ा समझता है, इतना श्रेष्ठ समझता है कि स्त्री उससे ज़्यादा भी पढ़ी लिखी हो या कितनी भी पढ़ी लिखी हो, फिर भी वो उससे हीन ही समझता है। हीन यानी कमज़ोर ही समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आके जाते हैं, परिवार को जांचा जाता है, और दहेज के परोक्ष में गुप्त संकेत अवश्य भी होता है। मतलब आज भी स्त्रियों को मतलब उसके गुण से आंका जाता है, परिवार के स्टेटस से आंका जाता है। और जो दहेज की प्रथा हमारे देश में सालों से प्राचीन काल से चलती आई, आज भी वह भले ही खुले मार्ग से नहीं लिया जाता है, लेकिन गुप्त मार्ग से आज भी उसका बड़े पैमाने में व्यवहार होता है। कितनी भी गुणी लड़की हो, लेकिन पिता को अपने बेटी के लिए कहीं ना कहीं ये मतलब एक प्रकार से समझौता करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्या को एक एकांकी उजागर करती है, मतलब दिखाती है। ये कहानी एक प्रकार का प्रहार है जो स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना इसका उद्देश्य है। मतलब जो ये आज की रूढ़िवादी मानसिकता है, रूढ़िवादी यानी जो पुरानी प्राचीन मानसिकता चलती आ रही, जो हमारे दिमाग में बैठी है कि स्त्रियों को इसी प्रकार से होना चाहिए, स्त्रियों को यही काम करना चाहिए, स्त्रियां पुरुषों से आगे नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारे दिमाग में रूढ़िवादी मानसिकता जो बैठी हुई है, उसको दूर करने का काम और साहस इस कहानी में, एकांकी में हमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे और इसमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। तो उमा विवाह योग्य है। एक लड़की है जिसका नाम है उमा, वह विवाह योग्य है। उसके पिता उसके विवाह के लिए उच्च शिक्षा को छिपाने में विवश है। मतलब वो लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, फिर भी उसके पिताजी आज के समाज में होने के बावजूद उसकी जो पढ़ी लिखी है, जितनी उसकी डिग्री है, उसको छुपाने में वो मजबूर है। विवश है यानी मजबूर है, क्योंकि कोई परिवार चाहता है कि उनकी जो बहू है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अगर बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो ऐसे उनका मानना है कि वो घर में ध्यान नहीं देगी और मतलब हमारे आगे जाएगी। इस प्रकार से लोग इसलिए चाहते हैं कि मेरे घर की बहू कम पढ़ी लिखी हो। उमा को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। उमा इस
रिश्ते से के विरुद्ध है, किंतु पिता के आग्रह के सम्मुख नतमस्तक हो जाती है। लेकिन जो उमा है उसे ये विचार मतलब उसे बिल्कुल बराबर नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी पिताजी के आग्रह के खातिर, उनके इज्जत के खातिर, उनके सम्मान के खातिर वो नतमस्तक हो जाती है। मतलब वो ब्याह करने के लिए तैयार अ, हो जाती है, या वो रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। आगे देखते हैं। पात्र देखते हैं मित्रों। पात्र है उमा, जो लड़की है। रामस्वरूप उमा के पिता है, मतलब जो उमा है लड़की के पिता है रामस्वरूप। प्रेमा उमा की माँ है, मतलब रामस्वरूप की पत्नी है। रतन नाम का एक नौकर है उनका। शंकर जो लड़का उसे देखने आता है, ठीक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। ऐसी 6 पात्र इसमें प्रमुख है जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। पात्र अगर आपको ठीक से समझ में आए तो एकांकी समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है मित्रों, अभी आगे देखते हैं, एकांकी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहले परिचय देखते हैं मित्रों। तो जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, उनका जन्म 1917, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लेखक ये उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं, क्योंकि उनकी जो हिंदी है, उनकी हिंदी का जो प्रतिभा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हिंदी बोली पर उनकी पकड़ अच्छी होती है। और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, 1978 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। परिचय में देखा जाए तो जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार है और संस्कृति के पुरुष थे। मतलब एक बहुत ही वरिष्ठ ऐसे साहित्यकार थे, उनका नाम अग्रणीय था। और संस्कृति पुरुष थे, मतलब संस्कृति को मानने वाले वो पुरुष थे। अनेक आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब वो आकाशवाणी में जब काम करते थे, पहले का एक प्रभावी माध्यम यानी आकाशवाणी। आजकल तो आकाशवाणी सुनना हमें पसंद नहीं आता, या बहुत कम हम सुनते हैं, क्योंकि आजकल जो मीडिया है वो काफ़ी प्रभावी हो चुका है, जिस वजह से आकाशवाणी के तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन ये एक प्रभावी माध्यम था पुराने ज़माने में, ठीक है। तो लोकप्रिय बनाने में उन्होंने हिंदी को इसी माध्यम के द्वारा हिंदी भाषा को अधिक लोकप्रिय बनाने का काम उन्होंने किया, ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाने का काम किया। हिंदी भाषा का ज़्यादा से प्रचार प्रसार करने का काम उन्होंने किया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है, और उनको एक प्रतिष्ठित नाटककार के रूप में भी वो प्रसिद्ध है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे नाटक उन्होंने अपने जीवन काल में लिखे थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ दी है यहाँ पर मित्रों। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदीय आदि। अभी गद्य संबंधी बातें देखते हैं, गद्य में हमें क्या पढ़ना है। तो प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा को महत्व दिखाया है। मतलब जो स्त्री शिक्षा है, आज के युग में स्त्री को पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में आपको पता है अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो समाज में कहीं ना कहीं जो संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी। और दूसरी बात, पूरा परिवार, अगर स्त्री शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होता, क्योंकि स्त्री का ज़्यादा ध्यान परिवार पर होता है, और समाज में से उन्हें अच्छा स्थान मिलता है। समाज के धक्यानुसी विचारों पर, मतलब जो रूढ़ी परंपराओं पर आधारित जो विचार हमारे दिमाग में बैठे हुए, उस पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया। मतलब आज के युग में किस प्रकार से नारी को सम्मान देना चाहिए, और उसको उन्होंने महत्व दिया है कि हम पुराने जो विचार है उसको छोड़ देना चाहिए। कई समाज में देखो आज भी स्त्रियों को उसी स्थान, उसी नज़रिए से देखा जाता है, उनका जो महत्व है उसी प्रकार का है। लेकिन लेखक ने पढ़े लिखे होने के कारण, विचारों में प्रगत होने के कारण उन्होंने नारी सम्मान को महत्व यहाँ पर दिया है। चलो अभी पाठ देखते हैं। तो हमने पहले ही परिचय देख लिया है मित्रों, हमने पात्र भी देख लिए हैं, तो अभी हम पाठ देखते हैं, ठीक है। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के, अधेड़ यानी मतलब 60 के ऊपर की उम्र जैसी। अभी हम यहाँ पर सोचेंगे कि अधेड़ उम्र के कौन है, तो ये है रामस्वरूप जी। कौन है? रामस्वरूप जी, जो उमा के पिता। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते। तख्त यानी एक प्रकार से लकड़ी की खाट,
या पलंग कहा जाता है, तख्त, उसे पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। नौकर का नाम क्या है? रतन। रतन उनके नौकर का नाम है, उन्होंने दूसरा सिरा पकड़ के रखा है। रामस्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को मोड़ दे उधर। मतलब वो उसे सूचना देते हैं कि धीरे धीरे चल और तख्त को उधर मोड़ दे, क्योंकि कमरे से लेके जाते हुए हमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़े। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। तो रतन मालिक से पूछता है कि हम बिछा दें इस तख्त को? रामस्वरूप जरा तेज आवाज़ में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्कल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? जैसे ये मुहावरा है, कहावत है, हम हमेशा बोलते हैं जब हमें कोई बात किसी को बतानी होती है तो हम बोलते हैं कि जहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू क्या कर रहा था। तो इस प्रकार से वो मुझे कहते हैं, बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहा है? मतलब इतना मेहनत से ये उस कमरे से इस कमरे में लाया है, उसके लिए जो पसीना बहाया, तो इसे क्या खड़े रखने के लिए बहाया है? तो इसे बिछा दो, इसे कहते हैं। रतन तख्त बिछाता ही हंसता है। आपको पता है कि नौकर की जो बुद्धि होती है वो उसी प्रकार से होती है, उसे हर काम बताना पड़ता है तभी वो करते हैं। लेकिन काफ़ी साफ दिल के कोई नौकर होते हैं, बहुत ईमानदार भी होते हैं, तो ही कर हंसता है वो। रामस्वरूप दरी उठाते हैं, मतलब जो चादर है, और बीवी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। हारमोनियम और सितार एक वाद्य है जो अच्छे सुशिक्षित घर में एक संस्कृति मानी जाती है। कुछ न कुछ खाली समय में खुद को मन बहलाने के लिए हम हारमोनियम या सितार का उपयोग करते हैं। जल्दी जा, रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। दरी यानी आपको पता है एक प्रकार की चादर बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फैलाए पड़ी है। प्रेमा जो है रामस्वरूप की पत्नी और उमा की माँ, वो कहती है कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है वो मुंह फैलाए, मतलब नाराज़ बैठी हुई है। कैसी बैठी हुई है? नाराज़ बैठी हुई है, ऐसी वो कहती है। रामस्वरूप पूछते हैं, क्या हुआ, उसे क्या हो गया? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। मतलब वो कहती है कि तुमने कहा था कि अभी लड़के वाले देखने आने वाले हैं तो उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो रामस्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए। करीने से यानी ढंग से, अच्छे तरीके से। जब लड़के वाले आते हैं, हमारी यहाँ संस्कृति है, साड़ी वगैरह परिधान करते हैं, ठीक से संस्कृति दिखाने का हम कोशिश करते हैं, तो ढंग से आने के लिए कहिए, ऐसे वो कहते हैं। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, मतलब जो आने वाले लोग हैं वो ज़रा ऐसी है, मतलब अलग ख्यालात के हैं। उनके ख्यालात हमारे समान खुले नहीं है, खुले विचारों के नहीं है, अलग ख्यालात के। खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। मतलब वो खुद पढ़े लिखे, जो लड़के वाले देखने वाले हैं वो पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, सभा सोसाइटी मतलब पार्टीज में जाते हैं, समाज में उनका मान सम्मान है, लेकिन वो चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो इसी प्रकार की एक दकियानुसी आज हमारे समाज में फैली हुई है। हम भले ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी हम वही सोचते हैं कि हमारी जो लड़की है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सभा सोसाइटियों में ना जाए। प्रेमा कहती है, और लड़का? तो फिर उनकी पत्नी पूछती है, लड़का क्या करता है? पिता तो ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लड़का क्या करता है? रामस्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। मतलब बाप, ये भी एक कहावत है, बाप शेर है तो लड़का मतलब उससे आगे है, लड़का उससे आगे है, ऐसी मानना जाता है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, काफ़ी मशहूर शहर है, लखनवी मिजाज कहा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। लखनऊ देखने लायक शहर है, खाने के विविध व्यंजन आपको वहाँ पे चखने को मिलेंगे। तो सभी चीज़ के लिए लखनऊ काफ़ी मशहूर, लखनवी नवाबों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर वो लड़का पढ़ता है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा, पढ़ाई का दूसरा, मतलब शादी अलग और पढ़ाई अलग, ऐसी उसका मानना है। दो विचार है इसके, शादी अलग है और पढ़ाई अलग, क्या करूँ मजबूरी है। तो वो कहता है कि क्या करूँ मजबूरी। अब लड़की के पिता की हमेशा कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, आपको पता है, क्योंकि लड़की बोले तो पिता के दिमाग में कहीं ना कहीं एक
मतलब एक प्रकार से बोझ होता है कि किस प्रकार से मैं अपनी बेटी का ब्याह किसी अच्छे परिवार में कर दूं। भले ही वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी आत्मनिर्भर हो, खुद कमाती हो, खुद अपना खर्चा चलाती हो, फिर भी कहीं ना कहीं पिता को उसकी चिंता ज़रूर होती है, जैसी यहाँ पर राम स्वरूप जी को हो रही है मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं। रतन कहते हैं कि बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में, बाबूजी बाबूजी धीमी धीमी आवाज़ में, मतलब मालिक को बाबूजी कहते हैं धीमी आवाज़ में। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर, अरे प्रेमा वे आ भी गए यानी मेहमान लड़के वाले आ गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मतलब आपको पता है हारमोनियम अच्छा संस्कार थे, तो थोड़ा सा लड़कों को इम्प्रेशन मतलब प्रभावित करने के लिए वो गा भी देगी। मेहमानों से हाँ हाँ हाँ, मतलब मेहमानों से हंसकर बात कर लेना, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, जो आए उनका नाम है बाबू गोपाल प्रसाद, मतलब गोपाल प्रसाद उनका नाम है। हाँ हाँ, मकान ढूंढते हुए कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? वो पूछते, जिस प्रकार से हमारे घर में नए कुछ मेहमान आते हैं जो पहली बार हमारे घर में आते हैं, तो हम उन्हें ज़रूर पूछते हैं कि मकान घर ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद खंखरा कर, मतलब थोड़ा खांसते हुए खंखराते हुए वो कहते हैं, नहीं, टांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। मतलब जो टांगे वाला होता है, आपको पता है कि शहरों में अगर हम बहुत साल से वही रहते हैं तो परिचित काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो हमें रास्ता, हमारा घर का पता बहुत से जनों को पता होता है, इसलिए रास्ता मिलने में तकलीफ़ नहीं थी। तो वही कहते हैं गोपाल प्रसाद, मुझे रास्ता ढूंढने में बिल्कुल तकलीफ़ थी। राम स्वरूप हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब, मतलब उसकी तरफ देखते हुए कहते, और कहिए शंकर बाबू, लड़के का नाम क्या होता है? शंकर। तो कितने दिनों की छुट्टियां हैं? वो पूछते हैं कि आज आप आए तो कितने दिनों की छुट्टी है आपको? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया हूँ। वीकेंड यानी जो सैटरडे संडे का दिन होता है उसे वीकेंड कहा जाता है। बड़े बड़े कंपनियों में आप देखो कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसे वीकेंड कहा जाता है, जिसमें हम हमारे परिजनों से, हमारे दोस्तों से मिलते हैं, तो उसे वीकेंड कहा जाता है। राम स्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अभी साल भर हो रहा होगा। राम स्वरूप पूछते हैं कि आप अभी शादी करने निकले तो आपका कोर्स ख़त्म होने में अभी साल भर रहा होगा। शंकर जी कहते हैं, जी हाँ, कोई साल 2 साल बचे हैं, मतलब साल 2 साल बचे हैं। राम स्वरूप पूछते हैं, साल 2 साल? हाँ हाँ हाँ, शंकर का हंसता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन यानी अंतर। आपको पता है कि कॉलेज में एटी केटी का मामला होता है, हर साल बच्चे लोग क्लियर होंगे इसकी गारंटी नहीं होती है, इस वजह से वो मार्जिन रखते हैं। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। देखिए उनका शादी की तरफ देखने का नज़रिया कैसे, वो शादी को एक बिजनेस मानते हैं, बिजनेस यानी एक व्यवहार मानते हैं। मतलब वो सोच कर आया है कि हमें इस शादी से कुछ न कुछ फ़ायदा होना चाहिए, मतलब ये जो हम लड़की देखने आए तो ये एक प्रकार का बिजनेस है, ऐसी वो मानते हैं। तो इस प्रकार की जो सोच है हमारी, गलत और दकियानूसी जो सोच है, इसको ही हमें इस पर प्रहार करना है और ये सुधारनी है हमें। तो ये मित्रों काफ़ी मतलब बुरी सोच है जो हम आज भी लेकर समाज में घूम रहे हैं, तो ये अच्छी सोच नहीं है। ठीक है, राम स्वरूप चौंक कर, उसे भी आश्चर्य होता है, बिजनेस समझ कर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। तो वो समझ जाते हैं, थोड़ा समझने में राम स्वरूप को देर लगती है लेकिन समझ जाते हैं। तो वो कहते हैं, अभी हमारा काम होता है लड़की वालों का कि अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है, तो उसी प्रकार से वो पूछते हैं कि तो ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हो, मतलब आप क्यों ये परेशानी करते हो? तो मतलब वो कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं हम तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात की, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मतलब आप हमारे घर पधारे, ये तो हमारे लिए तकदीर है। मतलब हमेशा आपने देखा है कि लड़की के जो पिता है उनको हमेशा अपनी जो गर्दन है उसको झुकाकर सलीके से ही बात करनी पड़ती है। ये एक मजबूरी है और एक व्यथा है, एक पीड़ा है जो
मतलब हम जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको बदलने का हमने प्रयत्न करना चाहिए। और ये जो सोच बनी हुई है लड़का और लड़की अलग अलग, इसको कहीं ना कहीं बदलना ज़रूरी है मित्रों। ऐसी नहीं कि बात लड़की के यहाँ लड़के देखने आए तो हमेशा लड़के वालों की जो लड़की वाले की गर्दन हमेशा झुकी रही, ये अच्छी सोच नहीं है। आप भी विचार करो इस पे कि ये सही में अच्छी सोच है या नहीं है। ठीक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर, क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं। शंकर की बैकबोन, मतलब शंकर जो आया था वो थोड़ा झुककर बैठा है, तो वो कहते हैं कि झुककर क्यों बैठे हो, इसलिए तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं। कमर सीधी करके बैठो, इसलिए तुम्हें बैकबोन करके चिढ़ाते हैं। मतलब हमेशा ठीक से बैठने के लिए वो कहते हैं। और ऐड से, क्योंकि हम लड़के वाले हैं, हमेशा लड़के वाले के सोचते हैं कि हम लड़की वाले से काफ़ी ज़्यादा और स्मार्ट हैं, हम बड़े हैं, कॉन्फिडेंस में बैठते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आखिर आप माने नहीं। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपकी विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? मतलब वो कहते हैं कि आपको इंग्लिश चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। वो कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे क्या कीजिए, आधा कप दूध दीजिए, उसमें थोड़ी चाय डालिए और चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए। शंकर खंखरा कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चाय चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो थोड़ा सा मज़े के ढंग से कहता है कि अब जो ज़्यादा चीनी लेता है चाय पे, उस पर भी अभी सरकार टैक्स है। तो ये एक प्रकार का व्यंग्य है, हम व्यंग्य करते हैं ना, मतलब एक प्रकार की चुटकी लेते हैं हम सरकार के ऊपर, तो ये उसने यहाँ पर लेने का प्रयास किया। तो मित्रों, हमने आज इस जो रीढ़ की हड्डी है, ये एकांकी का आज हमने पहला भाग देखा है। इसका जो दूसरा भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसे पढ़िए और ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए। अगला भाग हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।